शॉर्ट फॉर्म में एनएलएम भी कहा जाता है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। एक्चुअली देखो काइनेमेटिक्स और लॉज ऑफ मोशन ये दोनों मोशन के दो पैटर्न को दिखाता है। मोशन हो रहा है, एक है मोशन का इफेक्ट और दूसरा है मोशन का कॉज। मोशन होगा, अगर कोई बॉडी मोशन करेगा, अगर कोई बॉडी मोशन करेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, उसका वेलोसिटी कितना होगा, उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ये है इफेक्ट ऑफ मोशन। और ये सब हम लोग डिस्कस करते हैं काइनेमेटिक्स में, ठीक है। और अगर मोशन हो रहा है तो उस मोशन के होने के पीछे का कारण, उस मोशन के होने के पीछे का कारण, जैसे ये मार्कर, जैसे ये चौक यहां से छूट जाए तो नीचे गिरेगा, तो इसके नीचे गिरने का कारण mg ना। तो मोशन के होने के पीछे का जो कारण आप डिस्कस करते हैं कॉज, वो आपका होता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, एनएलएम। तो एनएलएम में हम लोग है ना किसी भी मोशन के होने के पीछे का कारण डिस्कस करेंगे। बेसिकली एनएलएम में जो एक चीज है डिस्कस करना, दैट इज कॉल्ड फोर्स। हम लोग यहाँ पे फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो काइनेमेटिक्स में हम लोग डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं, वेलोसिटी पढ़ते हैं, एक्सेलरेशन पढ़ते हैं, स्पीड पढ़ते हैं, डिस्टेंस पढ़ते हैं, स्पीड पढ़ते हैं, डिस्टेंस पढ़ते हैं। लेकिन एनएलएम में हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्स के बारे में, फोर्सेस, ठीक है ना। बेसिकली फोर्स क्या है, तो पुश और पुल, which either creates acceleration, deceleration or some deformation in body। कोई भी ऐसा पुश या पुल जो बॉडी में एक्सेलरेशन डिसलेरेशन प्रोड्यूस करे, या फिर बॉडी में किसी भी तरह का डिफॉर्मेशन, उसका शेप बिगाड़ दे, उसको खींच के लंबा कर दे, छोटा कर दे, समथिंग लाइक दैट, उसको हम लोग फोर्स कहते हैं। तो फोर्स क्या हुआ, फोर्स एक तरह का पुश या पुल है जो किसी भी बॉडी में या तो एक्सेलरेशन डिसलेरेशन प्रोड्यूस करता है या फिर उसके अंदर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है। जैसे मान लीजिए हम लोग इस पर्टिकुलर बॉडी को लेते हैं, ये एक बॉडी, ठीक है। अब देख, एक बार हम इसको छोड़ दिए, जब हम छोड़ेंगे तो ये नीचे गिरेगा, जब हम छोड़ेंगे तो ये नीचे करेगा, तो mg है जो इसको एक्सेलरेट किया। तो दूसरा क्या है कि हम इस पे फोर्स लगाए और उसका शेप डिस्टॉर्ट कर दिया, देख रहा है इसका शेप डिस्टॉर्ट हो रहा है। तो ये जो डिफॉर्मेशन है दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ फोर्स, और ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस था दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ फोर्स, करेक्ट है ना। तो कोई भी पुश या पुल जो किसी बॉडी में एक्सेलरेशन डिसलेरेशन प्रोड्यूस करे या फिर डिफॉर्मेशन जनरेट करे, उसको आप फोर्स कहते हैं। अब आपके पास आता है इसका सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज न्यूटन्स का लॉज। न्यूटन्स लॉ, फर्स्ट लॉ क्या होता है कि फर्स्ट लॉ, चलो जरा बताओ कुछ जो आपको आता, बोलिए। फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ इज एक्चुअली लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ, तो देखो फर्स्ट लॉ क्या है, इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, इसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। और इस लॉ के हिसाब से जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो इसमें आपको कुछ ऐसा टर्म्स मिलेगा जो आप लोअर क्लास में पढ़ के आए। कोई भी बॉडी
अगर रेस्ट में रहता है तो वो रेस्ट को मेंटेन रखना चाहता है, अगर मोशन में रहता है मोशन को मेंटेन रखना चाहता है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया आपको ये बताता है कि कोई भी बॉडी जिस स्टेट ऑफ इनर्शिया में है, एक्चुअली आप ऐसे समझिए, आप इसको बेसिक से देखिए। पहला वर्ड है इनर्शिया। इनर्शिया दो तरह का, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड सेकेंड है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट और सेकेंड हम लोग के पास इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहता है बॉडी कंटिन्यू टू बी इन रेस्ट, बॉडी रेस्ट में रहना चाहता है। इनर्शिया ऑफ मोशन कहता है बॉडी कंटिन्यू टू बी इन मोशन, बॉडी कंटिन्यूअसली मोशन में रहना चाहता है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन, कोई भी बॉडी का इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये बताता है कि बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट को मेंटेन रखना चाहता है, और इनर्शिया ऑफ मोशन ये बताता है कि बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन को मेंटेन रखना चाहता है। अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर आप किसी बॉडी के इनर्शिया को तोड़ना चाहते हैं, इनर्शिया को तोड़ने का मतलब क्या है कि अगर बॉडी इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाना, और अगर बॉडी इनर्शिया ऑफ मोशन में है तो उसको रेस्ट में लाना। अगर हम लोग किसी भी बॉडी के इनर्शिया को ब्रेक करना चाहते हैं तो ये तभी पॉसिबल होगा जब बाहर से कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स उस पे काम करे। जब भी किसी बॉडी पे कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स काम करता है तभी उसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट या इनर्शिया ऑफ मोशन को आप ब्रेक करते हैं। ब्रेक मतलब क्या हो गया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट को ब्रेक करने का मतलब है कि बॉडी मोशन में आ जाएगा, रेस्ट से मोशन में, और इनर्शिया ऑफ मोशन को ब्रेक करने का मतलब है कि जो बॉडी मूव कर रहा था वो रुक जाएगा। तो किसी बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए भी फोर्स चाहिए और किसी बॉडी को मोशन से रेस्ट में लाने के लिए भी फोर्स चाहिए, यही इसका सिंपल थीम। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, according to first law, if any body is in inertia of rest or motion, then it continue to be inertia of rest or motion until and unless no net external force act on body। तो कोई भी बॉडी अगर इनर्शिया ऑफ रेस्ट या इनर्शिया ऑफ मोशन में है तो वो तब तक अपने इनर्शिया ऑफ रेस्ट या इनर्शिया ऑफ मोशन को मेंटेन रखना चाहता है जब तक कि उस बॉडी पे कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। ठीक है, अब इसमें थोड़ा समझने का एक दो और चीज है। बहुत बार ऐसा होता है कि इनर्शिया को हम लोग मेजर कैसे करते हैं, तो याद रखना कि इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। किसी भी बॉडी का अगर मास ज्यादा है तो याद रखना कि उसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी ज्यादा है और उसका इनर्शिया ऑफ मोशन भी ज्यादा। आप इसको ऐसे समझे कि मान लीजिए एक छोटा सा स्टोन है, ठीक है, और एक बड़ा सा पत्थर है, बड़ा सा। तो याद रखना कि इसका
m1 और इसका m2, m1 इज ग्रेटर देन m2, सो इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलो और इनर्शिया ऑफ मोशन बोलो, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन ये दोनों प्रोपोर्शनल होता है मास का। तो मास 1 अगर मास 2 से बड़ा है तो इनर्शिया 1 इनर्शिया 2 से बड़ा है, इनर्शिया 1 इनर्शिया 2 से बड़ा है। इनर्शिया 1 मतलब कौन सा इनर्शिया? तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी, इनर्शिया ऑफ मोशन भी। छोटे वाले का इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन दोनों बड़े वाले की इनर्शिया ऑफ रेस्ट और बड़े वाले की इनर्शिया ऑफ मोशन से कम होगा। ठीक है, नोट करो यहां तक। समझ में आया यहां तक सब कोई? सेकेंड लॉ तुमको ये बताता है नेट एक्सटर्नल फोर्स acting on any body is directly proportional to rate of change of linear momentum। किसी भी बॉडी पे, किसी भी सिस्टम पे लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी बॉडी पे, कोई भी सिस्टम पे लगने वाला जो नेट एक्सटर्नल फोर्स, अभी नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? मान लो जैसे कोई एक बॉडी है, उस पे 4 फोर्स लग रहा है, तो तुम्हारा काम क्या है? चारों फोर्सेस का वेक्टर रिजल्टेंट निकालना। जब तुम उन सारे फोर्सेस का वेक्टर रिजल्टेंट निकालेगा ना, तो वो उसका नेट फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा। तो किसी भी बॉडी पे लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स वो हमेशा उस बॉडी के रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के साथ बराबर होता है। मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं कि F net प्रोपोर्शनल dp by dt। याद रखिएगा कि F net इज प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाइए, आप कांस्टेंट आता है dp by dt। इन एनी सिस्टम ऑफ यूनिट, कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट में याद रखना k का वैल्यू 1 होता है। तो k का वैल्यू 1 होने का मतलब है कि जो नेट फोर्स है वो होता है dp by dt। जो नेट फोर्स है वो होता है dp by dt। हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप एक मिसकॉन्सेप्ट सोचते हैं कि F इज इक्वल्स टू ma, F इज इक्वल्स टू ma, वो न्यूटन का सेकंड लॉ है। ऐसा नहीं है। न्यूटन का सेकंड लॉ तुमको ये बताता है कि नेट फोर्स किसी बॉडी पे जो काम करेगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बराबर होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बराबर होगा, दैट इज dp by dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बराबर dp by dt। ठीक है, अब यहां से दो चीज हम तुमको सिखाते हैं। अगर मेरा एक ऐसा सिस्टम है, इफ सिस्टम हैव कांस्टेंट मास, मतलब आप समझ लो कि मास जो है वो वेरिएबल नहीं है, वो कांस्टेंट है, वेरी नहीं करेगा। अगर किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम का मास कांस्टेंट है तो याद रखना कि F net इज इक्वल्स टू dp by dt। F net इज इक्वल्स टू d by dt ऑफ, क्या मोमेंटम के जगह पे m भी लिख सकते हैं? तो आप इसमें से m कांस्टेंट निकालिए, dv by dt, dv by dt को a लिख सकते हैं। तो यही आपके पास इक्वेशन बनता है कि F net इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। F net इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आप जो देख रहे हैं F net इज इक्वल्स टू ma, ये वही काम करेगा जहां मास कांस्टेंट हो। अब स्टूडेंट कंफ्यूज्ड कि मास हमेशा कांस्टेंट ही ना होगा, कभी मास वेरिएबल हो सकता है। देख 10 में से 9 जगह मास कांस्टेंट ही रहेगा, ब्लॉक रहेगा, रॉड रहेगा, कुछ ऐसा रहेगा जहां मास वेरिएबल नहीं होगा।
लेकिन हम तुमको एक दो एग्जांपल देते हैं। आप किसी गुब्बारे को फुलाइए और उसका नोजल बांधे बगैर छोड़ दीजिए। अब बोलिए, जब वो मोशन करेगा रूम में इधर उधर करेगा तो क्या उसका मास कांस्टेंट है? बिल्कुल सही, उस समय तुम इसको नहीं लगा सकता। समझा? तो ये वही लगेगा जहां मास कांस्टेंट होगा। ये डिराइव्ड है, ये निकला हुआ चीज है सेकंड लॉ से। उस केस में जब मास कांस्टेंट हो, तो सर अगर मास वेरिएबल रहा तो सोचो बी, इफ मास इज वेरिएबल, अगर मास वेरिएबल है तो याद रखना तुमको लिखना होगा एफ नेट इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ एम बी। एफ नेट इज इक्वल्स टू एम कांस्टेंट डीवी बाई डी टी प्लस भी कांस्टेंट डीएम बाई डी टी। आपको याद आ रहा है यू इंटू भी का डिफरेंशिएशन? यू इंटू भी का डिफरेंशिएशन हम लोग डिस्कस किए थे ना, ठीक है? तो चीज ऐसे चलता है। तो जब भी मास वेरिएबल होगा आपको इस लाइन के थ्रू प्रोसेस करना पड़ेगा, लेकिन शुरुआत में आप केवल और केवल इसका यूज करेंगे। इसके लिए एक अलग से टॉपिक हम पढ़ाएंगे, एकदम अलग पढ़ाएंगे, इसको सिलेबस में है भी नहीं। आपको ये पढ़ना, वो कंपटीशन में हम आपको अलग से एक पूरा दिन लेके अलग से उसको ऊपर काम करके दिखाएंगे। लेकिन अभी तक आपको यही सोचना है कि मास रहेगा कांस्टेंट और उसको यूज करना। ओके, नोट करो यहां तक, नोट करो यहां तक। देखो यहाँ पे नॉर्मल ऊपर लग रहा है, एमजी नीचे। कहने का मतलब ये है ना कि बॉडी पे जमीन के फ्लोर का नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है और एमजी नीचे। एकदम तय रखना कि एन जो होगा वो एमजी के बराबर मैग्नीट्यूड का होगा। नॉर्मल का मैग्नीट्यूड एमजी का मैग्नीट्यूड बराबर, लेकिन एन वेक्टर और एमजी वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट है, ये भी सही। लेकिन क्या ये दोनों एक दूसरे का एक्शन रिएक्शन पेयर है? बताओ तो, नॉर्मल और एमजी एक दूसरे का एक्शन रिएक्शन पेयर है क्या? नो सर। क्यों नहीं? देखो इक्वल मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आखिर क्यों नॉर्मल और एमजी एक दूसरे का एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है? दोनों सेम नेचर का नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। दोनों सेम नेचर का नहीं है, ठीक है ना? स्टिल एन एंड एमजी are not action reaction pair due to different nature। आप लोग सब देख लीजिए, यहाँ डिफरेंट लिखा हुआ है, यहाँ डिफरेंट नेचर। डिफरेंट नेचर होने की वजह से वो एक्शन रिएक्शन पेयर में शामिल नहीं। तो एक्शन रिएक्शन पेयर के लिए इक्वल मैग्नीट्यूड, अपोजिट डायरेक्शन और नेचर भी सेम होना चाहिए। इक्वल मैग्नीट्यूड, अपोजिट डायरेक्शन और नेचर भी सेम होना चाहिए। चलिए सर मान लिए तीनों, तो फिर आप ही बता दीजिए कि मोशन होता कैसे है? जब इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन है तब तो रिजल्टेंट जीरो होगा ना। तो अब काम आएगा ये वाला लाइन, फोर्थ। बार से देखना, मान लो जैसे मेरे पास एक चार्ज है प्लस Q1 और एक चार्ज है प्लस Q2, तो दोनों प्लस है। दोनों प्लस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? रिपेल करेगा। तो देख भाई, ये फोर्स लग रहा है 1 पे 2 की वजह से, और ये फोर्स लग रहा है 2 पे 1 की वजह से। अब देखना, हम यहाँ 3 सर्कल बना रहे हैं। एक सर्कल ये, मतलब ये बताया पूरा का पूरा सिस्टम। याद रखना सिस्टम का नेट फोर्स 0 है, क्योंकि जितना लेफ्ट से राइट की तरफ फोर्स लग रहा है उतना ही राइट से लेफ्ट की तरफ फोर्स लग रहा है, समझे? लेकिन अगर हम केवल Q1 का बात करें, दिस इज F net on Q1 which is नॉन जीरो। ये तो नॉन जीरो है ना? बोलो बोलो, Q1 पे तो केवल एक फोर्स लग रहा है F12, सही है ना?
अरे हाँ ना बोल यार। सुनाई दे रहा है? वहां जो लिखे हो समझ में आया हम क्या लिखे हैं? yes. बोल रहे हैं देखो, पूरे सिस्टम पे ये दो फोर्स काम कर रहा है, दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो इस पूरे सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स 0 है। लेकिन अगर तुम Q1 पे बात करेगा तो Q1 पे तो केवल ये अकेला फोर्स काम कर रहा है ना, तो नेट फोर्स ऑन Q1, नेट फोर्स ऑन Q1 ये तो 0 नहीं है ना, ये तो नॉन 0 है ना, इतना है। So Q1 will accelerate, Q1 accelerate होगा। अब यही चीज तुम Q2 पे लगा, Q2 पे सोचो केवल, क्या बोलता है नेट फोर्स ऑन Q2, 0 या नॉन 0? नॉन 0। तो हमेशा ध्यान रखिएगा एक्शन रिएक्शन का जो फोर्स है वो अलग अलग बॉडीज पे काम करता है, इसलिए किसी एक बॉडी के मोशन को अगर आप डिस्क्राइब करेंगे तो उस पर नेट फोर्स 0 नहीं आता। अगर एक बॉडी के मोशन को आप पढ़ाई करेंगे तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 नहीं होता। अगर एक बॉडी पे आप फोर्स को देखेंगे नेट फोर्स 0, जब आप पूरा सिस्टम देखते हैं तब नेट फोर्स 0 होता है, समझे? कोई दिक्कत यहां तक समझने में? समझ में आया न्यूटन का थर्ड लॉ? तो एक्शन और रिएक्शन, ये चार लाइन याद रखना। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, हमेशा पेयर में होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन होगा, अलग अलग बॉडी पे काम करेगा, मस्ट बी ऑफ सेम नेचर, सेम नेचर का होना चाहिए, सेम नेचर का होना चाहिए। क्लियर है? चलो जी, इसमें कहीं कोई दिक्कत किसी को समझने में बोलो। क्या इसको समझने में किसी को कोई थर्ड वाला एग्जांपल फिर से एक्सप्लेन कर दिए, ये वाला कि वो वाला? तो वो वाला ऊपर वाला, दो चार्ज है Q1 और Q2, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। अब अगर तुम पूरा सिस्टम का बात करेगा जिसमें दोनों चार्ज आएगा, तो इसका फोर्स और इसका फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन है, तो उसका रिजल्टेंट 0 होगा। यस। लेकिन जब तुम अकेले एक चार्ज का बात करेगा तो तुम देखेगा कि उस पर एक अकेला फोर्स लग रहा है, तो उसका रिजल्टेंट तो 0 नहीं होगा ना। तो अगर 0 नहीं होगा तो आप जैसे उस चार्ज को छोड़िएगा, आप सोचिए कि अगर Q1 और Q2 को छोड़ा जाए तो क्या Q1 लेफ्ट की तरफ मूव करेगा? यस। अरे भाई फोर्स रिपेल कर रहा तो ये जाएगा ना लेफ्ट की तरफ। यस। तो लेफ्ट की तरफ जाने के पीछे का कारण ये फोर्स है जो उसको एक्सेलरेशन देगा। क्लियर है? और ये Q2 किधर जाएगा? राइट की तरफ। यस, राइट की तरफ। तो उसका पीछे का कारण ये फोर्स है और वो उसको एक्सेलरेशन देगा। क्लियर है? और पूरा सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स कितना है? कंसेप्ट ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम, उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। होता क्या है, कोई भी बॉडी पे बहुत अलग अलग तरह का फोर्सेस काम करता है, ठीक है ना? कोई भी बॉडी पे बहुत अलग अलग तरह का फोर्सेस काम करता है, सारे फोर्सेस को उसके प्रॉपर डायरेक्शन के साथ दिखा के मोशन के हिसाब से कंपोनेंट में रिजॉल्व करना, एक डायग्राम जो बन के तैयार होता है उसी को कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब हुआ, क्या क्या मतलब हुआ वो समझना। फ्री बॉडी डायग्राम draw all
फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी, पहला चीज। दूसरा, रिजॉल्व forces in components according to given condition के हिसाब से कंपोनेंट्स में तोड़ना, ठीक है। यही आपका फ्री बॉडी डायग्राम, दिस इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब हुआ कि किसी बॉडी पे लगने वाला जितना भी फोर्सेस है सबको ड्रॉ करना और उन फोर्सेस को कंपोनेंट्स में तोड़ना। अब स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि सर यार फोर्सेस में हमको बेसिकली किस किस के बारे में पढ़ना है। सुनते जाओ, जो आप यहाँ पे फोर्स डिस्कस करेंगे उस फोर्स में बॉडी का वेट आएगा, वेट ऑफ बॉडी, जिसको आप mg लिखेंगे या फिर w से दिखाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म आएगा नॉर्मल रिएक्शन, n से दिखाएंगे। थर्ड आएगा टेंशन ऑफ स्ट्रिंग या वायर का टेंशन या स्ट्रिंग का टेंशन, उसको t से दिखाएंगे। याद रखिएगा मेनली तीन ही स्टार्ट करेंगे पढ़ाई करना, तीन ही मेन पढ़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके इसके बाद आपके पास आ जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स, थोड़ा और आगे बढ़िएगा तो आ जाएगा शूडो फोर्स, थोड़ा और आगे बढ़िएगा तो आ जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो बुयांसी, विस्कस फोर्स, ये सब आएगा। लेकिन याद रखना कि हम लोग का स्टार्टिंग पढ़ाई यहां से होगा, हम लोग यानी स्टार्ट करने वाले हैं पढ़ाई। तो स्टार्ट में हम लोग तीन फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक होगा बॉडी का वेट, दूसरा होगा नॉर्मल रिएक्शन और थर्ड होगा टेंशन ऑफ स्ट्रिंग और वायर। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहला चीज वेट ऑफ बॉडी। हमेशा ध्यान रखना कि बॉडी का वेट होता है mg और इसका एक ही डायरेक्शन होता है, ऑलवेज डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड। हमेशा ध्यान रखना कि बॉडी का वेट होता है mg और इसका डायरेक्शन होता है वर्टिकली डाउनवर्ड। सी दैट फिगर। ये एक बॉडी है, इसका वेट नीचे की तरफ mg। मान लो एक वॉल है, इस वॉल से सटा के किसी बॉडी को आप रखें तो भी वर्टिकली डाउनवर्ड mg। ठीक है? अब देखो, ठीक है, इसे तो सिंपल है वर्टिकली डाउनवर्ड, लेकिन अब कुछ फिगर बना रहे जो बार बार आप यूज करेंगे, याद रखिएगा। एक इंक्लाइन आज के बाद हर दिन बनते रहेगा, ध्यान रखना। इस इंक्लाइन के ऊपर एक ब्लॉक रखा है, तो क्या इस ब्लॉक का वेट mg नीचे काम करेगा? हमेशा mg किधर काम करता है? वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है? हमेशा mg किधर काम करता है? वर्टिकली डाउनवर्ड। क्लियर है? अब सोचो, इस mg का अब आप कंपोनेंट तोड़ेंगे, इस mg का आप कंपोनेंट तोड़ेंगे
और वो कंपोनेंट कैसे तोड़ा जाएगा, पैरेलल टू द इंक्लाइन, पैरेलल टू द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। क्लियर है? पैरेलल टू द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। क्या आपको ये दोनों लाइन समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। देखिए आप सोचिए तो आप इस ब्लॉक को जब छोड़ दीजिएगा तो ब्लॉक किधर गिरेगा बताओ? क्या वो पैरेलल टू द इंक्लाइन फिसलता हुआ नीचे आएगा? यस सर। यस सर। यस सर। तो यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे लिखा है क्या, रिजॉल्व फोर्स इन कंपोनेंट्स अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। मतलब आपका ये ब्लॉक जो है वो इंक्लाइन के पैरेलल फिसलता हुआ नीचे आएगा, तो आपको देखना होगा कि कौन सा फोर्स का कंपोनेंट पैरेलल टू द इंक्लाइन डाउनवर्ड काम कर रहा है। समझे आप? आपको देखना होगा कि इस mg का कौन सा कंपोनेंट उसको नीचे की तरफ खींच रहा है, पैरेलल टू द इंक्लाइन उसको नीचे खींच रहा है, mg का कौन सा कंपोनेंट। क्लियर है? चलिए हम एंगल दिखाते हैं। एंगल देखो, ये एंगल थीटा है, समझना सब कोई। तो क्या ये एंगल थीटा होगा? अरे बोलो बोलो, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल थीटा होगा? यस सर। ठीक है, अब बताओ क्या ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा? देखो भाई, ये वाला और ये वाला तो 90 है ना। अच्छा अब देखो, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, तो क्या ये एंगल फिर से थीटा होगा? यस सर। बोलो जी, समझे? हम आपको और समझाते हैं, यस सर। हम आपको और क्लियर करते हैं। इसको एक्स एक्सिस मान लो, इसको वाई एक्सिस, इसको हॉरिजॉन्टल मान लो और इसको वर्टिकल। अब देखो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा हुआ। अब बताओ क्या ये वाई एक्सिस का लाइन और एक्स एक्सिस का लाइन पूरा 90 होगा? यस सर। तो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा। यस सर। अब देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, तो टोटल फिर से 90 होगा। तो ये अगर 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा होगा। यस सर। हाँ, क्या आप में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम इस लाइन को समझने में? ये हर दिन कम से कम 5 बार बनाना पड़ेगा, और हर दिन इतना नहीं बनाएंगे, हर दिन इतना नहीं बनाएंगे। यहां एंगल थीटा देखेंगे, बोलेंगे ये वाला एंगल थीटा। बोलो बोलो जी बोलो, किसी को डाउट है पूछ लो। ठीक, अब सुनो, ये mg है, ये थीटा है, तो mg का इधर वाला कंपोनेंट, mg का इधर वाला कंपोनेंट क्या mg का cos थीटा होगा? जिसके साथ थीटा बनता उधर वाला होगा ना, mg cos थीटा। यस सर। और दूसरा जो कंपोनेंट आपको दिखाई दे रहा है, क्या वो mg का sin थीटा होगा? यस सर। बोलो बोलो। यस सर। तो बताओ इंक्लाइन के पैरेलल उसको नीचे की तरफ कौन खींच रहा है? sin थीटा सर। mg का sin थीटा उसको नीचे खींच रहा है। वेरी गुड, mg का sin थीटा उसको नीचे खींच रहा है। अगर हम ब्लॉक को छोड़ देंगे तो वो इंक्लाइन पे फिसलता हुआ नीचे गिरेगा, और उसको नीचे गिरने के लिए mg sin थीटा उसको नीचे खींच रहा है। क्या सही है? यस सर। चलो देखो हम फिगर दिखाते हैं। मान लो ये एक इंक्लाइन है, डस्टर इंक्लाइन, और इसमें हम दूसरा डस्टर रखते हैं। तो देखो दूसरा डस्टर है ना, ऐसे फिसलता हुआ, दूसरा डस्टर ऐसे फिसलता हुआ नीचे जा रहा है, फिसलता हुआ नीचे जा रहा है। ठीक है, छोड़ देंगे तो गिर जाएगा, इसलिए पकड़े हुए, फिसलता हुआ नीचे जा रहा है। तो इसके फिसलने के पीछे, इसके नीचे फिसलने के पीछे कौन सा कंपोनेंट काम कर रहा है? mg का sin थीटा, mg का sin थीटा काम कर रहा है। ठीक है, नोट करो यहां तक फटाफट, अच्छे से समझ समझ के नोट करो। बड़ा न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, ध्यान रखना।